Hello everyone, my name is Vivek Sharma. Today we will be discussing about four major articles. पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम बात करेंगे ईपीडीपी एक्ट की। इसके रूल्स को अभी गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया है, जहां पर ये एक्ट आपका फुल फोर्स में आएगा 2027 तक। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। देन इंडिया एंड कनाडा के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जहां पर ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। साइंस एंड टेक में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जीपीएस स्पूफिंग एंड लास्ट में हम बात करेंगे पोलियो वायरस के बारे में। आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए, ये तो आपको सभी को पता है कि मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था डीपीडीपी एक्ट के बारे में। अब उसी से रिलेटेड आपके रूल्स को पब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, ताकि ये क्लैरिटी मिल सके कि ये लॉ कैसे वर्क करेगा। 2023 के इस एक्ट में एक बोर्ड को बनाने की बात की गई, जिसका नाम था डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ये अब सेटअप किया जाएगा एंड ये कंप्लेंट को हैंडल करेगा जो भी आपके डाटा ब्रीच से रिलेटेड आएंगी। मोर ओवर, जो आपकी इंटरमीडिएट्स हैं यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, 1 से 2 साल के अंदर यानी 2026 और 27 के अंदर इसको इंप्लीमेंट करेंगी। अब यहाँ पे पहली बात आती है कि पर्सनल डाटा होता क्या है। ऐसा कोई भी डाटा जो आपकी आइडेंटिटी को रिवील करता हो, चाहे आपका नाम हो, फोन नंबर हो, आधार नंबर, लोकेशन, बैंक डिटेल या आपका जो भी ऑनलाइन बिहेवियर होगा, वो सभी आपका पर्सनल डाटा के अंदर आता है। एंड आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में कंपनीज और गवर्नमेंट बहुत सारा ऐसा डाटा कलेक्ट करती हैं, जिससे कई बार आपको प्रिवेसी वायलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्कैम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड सर्वेलेंस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो कहा जाता है कि इस एक्ट में वैसे तो जो भी डाटा आपका इंडिया के अंदर कलेक्ट किया जाएगा उसको भी इंक्लूड किया जाता है, एंड मोर ओवर आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के यूजर्स को इन्वॉल्व करता है उस डाटा को भी इंक्लूड किया जाएगा। बट एग्जम्पशंस दी जाएंगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए यहाँ पे आपकी कुछ एग्जम्पशंस रहेंगी। अब इंडिया के अंदर इससे पहले कोई भी आपका डाटा के प्रोटेक्शन के लिए लॉ नहीं था। ये कह सकते हो कि पार्शली कवर किया गया था आईटी एक्ट 2000 के अंडर, बट पोस्ट 2014 गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पुश किया है डिजिटल इंडिया के ऊपर। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया, आधार इकोसिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, यहाँ पे डाटा शेयरिंग काफी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से रेगुलर बेसिस पे हमें कंप्लेंट मिलती थी बैंक के अंदर या टेलीकॉम से सेटअप्स के अंदर या स्टार्टअप्स के अंदर कि वहां पे डाटा ब्रीच होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया गया। इस लॉ की शुरुआत हुई थी जस्टिस केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया जो राइट टू प्रिवेसी है ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो इसने फाउंडेशन रखी इस एक्ट की। अब इसमें प्रोटेक्शन बोथ, चाहे आप प्राइवेट कंपनीज की बात करें चाहे गवर्नमेंट एजेंसी की बात करें, दोनों से प्रोवाइड की जाएगी। अब इस डाटा को यहां पे आप कह सकते हो कि क्या चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। तो कहते कि जो यूजर्स है, कंपनी को यह कहा गया कि भाई आप उनके डाटा को मिसयूज नहीं करोगे, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। जिस पर्पस के लिए आपने डाटा मांगा है उसी पर्पस के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। एंड अगर कोई भी ब्रीच हो तो आपको यूजर्स को रिपोर्ट करना होगा। अगर आप फेल करते हैं तो यहां पे डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है आपको 250 करोड़ तक का फाइन और पेनल्टी इंपोज कर सकती है। साथ के साथ आपको डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर डाटा ऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा एंड आपको डिटेल शेयर करनी पड़ेगी कि कैसे आप डाटा प्रोटेक्ट कर रहे हो यूजर का। एंड इन केस अगर मैं अपना डाटा करेक्ट करना चाहता हूं या डिलीट करना चाहता हूं तो वहां पर भी मेरे पास पावर होगी। तो यहां पे ये बात आ जाती है कि भाई इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में मई 2027 तक का टाइम लगेगा। वो बहुत लंबा एक टाइम है। 4 मेंबर्स का ये जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है सफिशिएंट नहीं है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए। मोर ओवर, जो आपने एग्जम्पशंस यहां पर गवर्नमेंट एजेंसीज को दी है, तो कहीं ना कहीं ये राइट टू प्रिवेसी को ब्रीच करता है। यहां पे एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि राइट टू इंफॉर्मेशन को भी आपने काफी हद तक वीक कर दिया है इस एक्ट के अंडर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको यहां पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं इंडिया कनाडा रिलेशन की। देखिए, हिस्टोरिकली हम दोनों के रिलेशन पीपल सेंट्रिक रहे थे। तो कहीं ना कहीं 1.6 यानी 16 लाख इंडियंस कनाडा में अभी रहते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइज एजुकेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डायस्पोरा डिप्लोमेसी में आपको देखने को मिले। बट टेंशन तब स्टार्ट हुई जब पब्लिकली इंडिया को कुछ चीजों के लिए अक्यूज किया गया कनाडा के द्वारा।
बट अभी यहाँ पर कॉपरेशन इनहांस करने की बात हुई है अबाउट ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स एंड इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर एंड कनाडा के इंटरनेशनल ट्रेड के मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुई, जिससे आप ये कह सकते हैं कि अभी रीसेट करने की कोशिश की जा रही है आपस के रिलेशन को। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर क्यों फोकस है? बिकॉज आज की डेट में चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है एंड हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और कनाडा इस तरह के मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है। तो ये ईवी, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सब जगह यूज होते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स वो हैं जो असेंशियल है आने वाले समय में किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपकी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में आपको हेल्प मिलेगा एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी जरूरी है। वैसे कनाडा के साथ हम G20 के G20 एंड G7 जैसे इनिशिएटिव में भी साथ में कोऑपरेट करते हैं। बट यहां पे आपको याद रखना है कि इंडिया अभी G7, EU, यूएस, ऑस्ट्रेलिया सभी के साथ फ्रेंडली शेयरिंग एंड डी रिस्किंग सप्लाई चेन के ऊपर फोकस कर रहा है एंड इनका भी फोकस है, हमारा भी फोकस है। तो इस वजह से हमारे जो गोल्स है वो एक दूसरे के साथ सिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आ जाता है कि भाई पहले हमारे यहाँ पे फोकस था आपस में डायस्पोरा की डिप्लोमेसी के ऊपर, पीपल सेंट्रिक, बट अब उससे आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, डिफेंस, एरोस्पेस में भी आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पे ये क्यों क्रिटिकल है? बिकॉज इससे आप ये मान के चलो कि लाइक हेवी डिपेंडेंसी किसी भी अगर अदर कंट्री पे होगा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, तो हमेशा एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो चाइना अपनी जो भी ट्रेड पॉलिसीज है उसमें वेपनाइज करता है इन क्रिटिकल मिनरल्स को, कई बार सप्लाई को रोक देता है। तो डिसरप्शन की वजह से सामने वाले की इकोनॉमी पे असर पड़ता है, जैसे यूएस और आप चाइना के रिलेशन में इस चीज को देखते हैं। तो इस वजह से अभी हम अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां पे हम क्लीन टेक्नोलॉजी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है। लाइक कनाडा भी कोशिश कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे बियॉन्ड चाइना, और इंडिया भी सेम चीज परस्यू कर रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ पे ट्रस्टेड सोर्स से आएगा, जैसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, तो कनाडा के साथ अगर हम अच्छे रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं तो इससे आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा एंड इंडिया की जो इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रैटेजी है उससे भी ये अलाइन करेगा। तो यहाँ पे ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। इससे ये समझ में आता है कि आपस में जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा डीप होता जा रहा है। डिफेंस, सिविल एविएशन, स्पेस टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे लॉन्ग टर्म में इंटर ऑपरेटेबिलिटी को परस्यू करने की। तो ये चीज थी जो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। आइए अब बात करते हैं जीपीएस स्नूफिंग या जीएनएसएस स्नूफिंग के बारे में। अब ये होता क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, मॉडर्न जो आपके एयरक्राफ्ट हैं वो सैटेलाइट के डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी जीपीएस लोकेशंस के लिए, जिससे वो टोटली आराम से फंक्शन कर सके। तो यहां पे अगर आप देखें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये कहता है कि इन केस अगर कोई भी आपकी एविएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उसको 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट करना होता है, कोई भी फॉल्स सिग्नल्स आपके जनरेट हो। अब होता क्या है कि जैसे ये आपका मान लो किसी एयरपोर्ट की लोकेशन को शोकेस कर रहा है, बट इस सैटेलाइट के अंदर हमने कुछ आपने ऐसे इरेगुलरिटीज को डिटेक्ट किया, जिससे कंटिन्यूसली आपको ट्रेन वार्निंग या ऑब्स्टिकल अलर्ट या एयरक्राफ्ट के पोजिशनिंग इनकरेक्ट बताई जा रही हो, तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है कि लैंडिंग की प्रॉब्लम आपको आएगी कि भाई आप एयरक्राफ्ट रन कर रहे थे, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपको उतारना कहां पे है जहाज, अब आप डिसेंड करने लगते हो, बट इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको फॉल्स वार्निंग आने लगती है। तो अभी हमारे पायलट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। तो मतलब जीपीएस जो स्पूफिंग है ये है क्या? एक्चुअल में एक जो जगह जहां पर लेट्स से दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने लैंड करना था, उसके सिग्नल्स जो है उसको रीवर्क करके दूसरी जगह पर हाई इंटेंसिटी के सिग्नल जनरेट किए जाते हैं, जिससे हमें ठीक लोकेशन नहीं पता लग पाती है कि कहां पे हमें लैंडिंग करनी है। तो ज्यादातर केसेस में मल्टीपल रिपोर्ट्स के अंदर 60 नॉटिकल माइल्स के आसपास दिल्ली के आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिली। नवंबर में पूरे दिन तक ये ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली एंड नोटम यहां पे इशू नहीं किया गया था, यानी कोई वार्निंग यहां पे इशू नहीं की गई थी। ज्यादातर केसेस में ये मिलिट्री हॉस्टिलिटी जहां पर आपको देखने को मिलती है वहां, या क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इसको यूज किया जाता है एंड इससे अटेम्प्ट की जाती है दूसरे देश की
जो सिविल एविएशन है उसे किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट और जो आपके बॉर्डर एरिया है उनमें ये काफ़ी कॉमन है, बट दिल्ली जैसे एरिया में ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। तो इससे एक फॉल्स सैटेलाइट सिग्नल जनरेट किया जाता है जिससे मिसलीड किया जाता है नेविगेशन रिसीवर को। तो ये आपकी जीपीएस स्पूफिंग में आता है। अभी इंडिया ने क्या किया है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंडर, जो कि आपके एनएसए अजीत डोभाल हेड करेंगे, इसके अंडर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया है और यहाँ पर ये डिटेक्ट करेंगे कि इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। तो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम में आपके जीपीएस आ जाता है, ग्लासनोस आ जाता है, ग्लीलियो आ जाता है, बैडू आ जाता है एंड नेविक आ जाता है, जिसको यूज करते हैं एयरक्राफ्ट, शिप्स, ड्रोन्स, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिट कर सके। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल के बारे में, दैट इज अबाउट पोलियो। अभी एक सिवेज सैंपल कलेक्ट किया गया यूरोप के अंदर, हेम्बर्ग एरिया था जर्मनी का, जहां पर ये सैंपल कलेक्ट किया गया और यहां पे वेस्ट वाटर के अंदर वाइल्ड पोलियो वायरस मिला, जो कि सेम अफगानिस्तान वाले स्ट्रेन का था। अभी भी इकलौता देश जहां पर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है लार्ज स्केल में वो है अफगानिस्तान, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिल जाती है। तो कहते हैं कि हाईली इन्फेक्टियस वायरस है जो कि फीकल ओल रूट से ट्रेवल करता है एंड पैरालिसिस और डेथ तक ये कॉज कर सकता है। इसका कोई क्योर नहीं है। अगर आप इसे देखें तो वाइल्ड पोलियो वायरस जो है एंडेमिक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, एंड ओरल वैक्सीन के थ्रू आप ये कह सकते हो कि कई बारी आपके जो वायरस है वो म्यूटेट कर जाता है, जिससे वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये भी एक थोड़ा सा कंसर्न है रिसेंट टाइम का। तो कहते हैं कि अभी कोई इन्फेक्शन की पब्लिक से तो कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बट एक चीज़ है यहाँ पर सर्वेलेंस आपको कहीं ना कहीं करते रहना होगा। माइट बी अ पॉसिबिलिटी कोई ये जो स्ट्रेन ट्रेवल किया है अफगानिस्तान से, ये ट्रेवल या माइग्रेशन या एसिम्टोमेटिक जो कैरियर्स होते हैं जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, वहां से आया हो। मतलब लाइक लेट्स से आई एम ट्रैवलिंग टू अफगानिस्तान, मैंने ये वायरस कैरी किया बट मेरे ऊपर कोई इसका असर नहीं था, बट वेस्ट वाटर में ये आपको दिखाई देगा। तो वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग जो है ये वन ऑफ द रोबस्ट तरीका है जिससे आप इस तरह की बीमारी को ट्रैक करते हैं, जैसे कोविड, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और अदर पैथोजेंस के लिए इसको फॉलो किया जाता है। अभी अगर हम बात करें 1988 में हमने ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 99% केसेस में डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी अगर हम बात करें तो कुछ समय से यूके, यूएस और इजराइल में आपको वायरस की प्रॉब्लम ये देखने को मिली है। अब देखिए वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस आपका कैसे होता है और ये क्यों कंसर्न है। देखिए वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस आपका लेट्स से किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था, आपने उसको ओरल पोलियो वायरस की वैक्सीन दी, तो इससे ट्रांसमिट हो सकता है और ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे इंडिया 2014 में पोलियो फ्री हो गया था, बट क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा क्लोज है और ये दोनों एपिडेमिक सेंटर्स हैं, तो भैया इस वजह से इंडिया को हमेशा एक सावधानी बरतनी होती है। इंडिया में भी सिवेज एंड इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस के थ्रू हम इसको कहीं ना कहीं रेगुलर चेक करते रहते हैं। हमने दो इम्यूनाइजेशन सिस्टम को डेवलप कर रखा है, एक इंजेक्शन के थ्रू, एक ओरल। तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के थ्रू हमने इसे इराडिकेट किया एंड वी आर एबल टू अचीव ऑलमोस्ट 0 केसेस ऑफ पोलियो इन लास्ट सेवरल ईयर्स। तो आप कह सकते हो 2014 के बाद इंडिया में कोई मेजर केस आउटब्रेक इसका नहीं देखने को मिला है। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। आई होप आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिली हो टॉपिक्स की। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।